इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, अब सच में एलएसी विवाद सैन्य बातचीत वाला कोई मामूली मुद्दा नहीं रहा, जिस पर कितनी भी मीटिंग ली जाए सब बेनतीजा है। और शायद यही कारण है कि भारत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। भारत के एक कदम से वाशिंगटन डीसी भी हैरान है। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, चीन को तो अब पूरा यकीन हो चुका है कि इस बार भारत जंग के मूड में है। शायद आपको याद होगा कि भारत के परमाणु बम ले जाने में सक्षम फाइटर जेट यानी मिराज जेट अरुणाचल से तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में उड़ते हुए दिखाई दिए थे, और जिसकी पुष्टि खुद चीन के गोबर टाइम्स ने की। हालांकि दोस्तों, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने चीन के उस बयान को खारिज करते हुए इस मामले को जैसे तैसे निपटा लिया। लेकिन अब खुद केंद्र की ओर से ऐसी खबर सुनने को मिली कि चीन के खिलाफ जारी इस निर्णायक जंग में भारत ने अपना परमाणु बेड़ा सक्रिय कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। इसे यूरेशियन टाइम ने जारी किया है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा चुका है कि एलएसी पर भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय वायुसेना ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल ग्राउंड अटैक फाइटर बॉम्बर चीन के खिलाफ सक्रिय कर दिए हैं। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत के पास तो कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, तो हमने कौन से बम वर्षक विमान चीन के खिलाफ तैनात कर दिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास भले ही अमेरिका की तरह B-52 या B-2 स्पिरिट जैसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर नहीं है, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले मिराज, जैगुआर और सुखोई विमान को वक्त आने पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि इन विमानों से 500 किलो तक परमाणु बम दुश्मन के एरिया में दागे जा सकते हैं। चीन, जो कि भारत की बात ना मानकर एलएसी पर अपनी मनमानी कर रहा है, उसे देखते हुए भारत को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि भारत के इस कदम पर पूरी चीनी मीडिया चीख पड़ी कि ऐसा करके भारत सबको मरवा देगा। अमेरिका से भी बयान आया कि भारत जल्दबाजी में इतने खतरनाक फैसले ना ले, ये बिल्कुल भी सही नहीं। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए, अगर चीन अपने H-6 बम पर एलएसी के उस पार लाकर खड़ा कर सकता है, तो भारत भला क्यों चुप बैठे? आप सभी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए कि भारत ने अपने बॉम्बर को चीन के खिलाफ सक्रिय करके सही किया या फिर गलत। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत और ईरान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में गिना जाता है। भारत की महत्वाकांक्षा जहां चाबहार से जुड़ी है, तो वहीं ईरान की भी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है, और अब ईरान को फल भी मिलना शुरू हो गया है। ऐसा समझ लीजिए कि जहां इस वक्त ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, चाबहार पोर्ट ईरान के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ईरान के चाबहार पोर्ट को काउंटर करने के लिए चीन और अमेरिका ने ग्वादर पोर्ट को बढ़ावा दिया। ग्वादर पोर्ट को इस तरीके से बनाया ताकि चाबहार पोर्ट की वैल्यू को ही खत्म किया जा सके। उन्हें उम्मीद थी कि ग्वादर से डॉलरों की बरसात होगी, लेकिन समस्या यहाँ पर यह खड़ी हो गई कि ग्वादर पोर्ट पर खुद स्थिर ही नहीं रहा चीन। ग्वादर पोर्ट में खुद ही विद्रोह शुरू हो गए। बलूचिस्तान की आर्मी परेशान करती रही। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कई बार ये आरोप लगाया कि भारत और ईरान ने मिलकर ग्वादर पोर्ट में इस तरीके का कांड करवाया। खासकर चीन को ग्वादर पोर्ट से भगाने के लिए जिम्मेदार है ईरान और भारत। पाकिस्तान तो ये तक कह चुका है कि ये जो विद्रोही आते हैं, जो कभी बम धमाके करते हैं, ये ग्वादर पोर्ट पर अक्सर चाबहार पोर्ट से आते हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसा करने के लिए ईरान से लोग आते हैं। अब ग्वादर पोर्ट में जो शिपमेंट जानी थी, वो शिपमेंट ग्वादर पोर्ट नहीं जा रही है। वैसे पाकिस्तान ने ये सोचा था कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है, तो ग्वादर पोर्ट पर आएगा माल अफगानिस्तान जाने के लिए, या फिर अफगानिस्तान का माल ग्वादर पोर्ट से ही पूरी दुनिया में जाएगा और हम इससे खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इसके उलट अब दुनिया के देश ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करें, न कि ग्वादर पोर्ट का। ये एक बहुत बड़ा झटका है चीन और पाकिस्तान के ग्वादर प्रोजेक्ट के लिए, जो किसी बड़े लॉस से कम नहीं, क्योंकि ईरान को जहां अर्थव्यवस्था में भारी इजाफा करा रहा है, तो वहीं भारत को भी प्रॉफिट दिला रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट दोनों की पार्टनरशिप पर आधारित है। ऐसे में भारत को इसका प्रॉफिट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा खेल हो गया है, और ये खेल हुआ है इंडियन ओशन में। दोस्तों, इंडियन ओशन की एक अपनी संस्था है जिसमें 23 देश शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 14 देश इसके मेंबर थे, बाद में इनमें 23 देश आ गए। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये सारे जो कलरफुल देश हैं, ये मेंबर हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा की। दोस्तों, अभी ये समूह लगभग सभी देशों को इंक्लूड करता है, पर कुछ ऐसे देश हैं जो सिर्फ बातों के लिए रखे गए हैं। ये मुख्य मेंबर नहीं है। इनको हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की सीट पर बैठाया गया है। ये देख सकते हैं, लेकिन निर्णय में बहुत बड़ी भागीदारी नहीं रख सकते। वैसे इस संगठन को बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने,
और इसमें धीरे धीरे देश जुड़ते चले गए। बांग्लादेश, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, ये सारे देश जुड़ते चले गए। और 9 जो ऑब्जर्वर देश हैं उसमें चीन, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की, यूके, यूएसए शामिल हैं। अब दोस्तों ये जो संगठन है ये बेहद ही खास है, क्योंकि दोस्तों ये संगठन इंडियन ओशन को लेकर नीतियां निर्धारित करता है। क्या करना चाहिए, कैसे व्यापार करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक समय था जब इस इलाके में अगर किसी का दबदबा था तो वो था रूस। साउथ ईस्ट एशिया में रूस काफी तेजी से आगे निकल रहा था, तब जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। पर धीरे धीरे सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस अपना प्रभुत्व जो इंडियन ओशन में चलाना चाहता था वो चला नहीं पाया। और अब चीन है जो धीरे धीरे अपना प्रभुत्व इंडियन ओशन में फैलाना चाहता है। इंडियन ओशन में मेन किरदार है भारत का। भारत को छेड़कर कोई भी देश आगे नहीं जा सकता, लेकिन हिंद महासागर के क्षेत्र में कंपटीशन फिलहाल बढ़ता जा रहा है और चीन हर हाल में इस क्षेत्र में घुसना चाहता है। ऐसे में चीन की काट होनी चाहिए और ये काट भारत का सहयोगी होना चाहिए, भारत का दोस्त होना चाहिए। इसलिए उस काट को कैसे तैयार किया जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस काफी समय से अपनी पुरानी स्थिति को पाना चाहता है और इस इलाके में एक महत्वपूर्ण किरदार बनना चाहता है। रूस भारत से एक मांग करता आ रहा है और वो मांग करता है कि भारत मदद करे इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में पार्टनर बनने की रूस की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की अभी तक इसमें पार्टनरशिप नहीं हुई थी और इसके लिए एक जल्द ही मीटिंग होने वाली थी। पर अब रूस ये चाहता है कि इस मीटिंग से पहले उसकी पार्टनरशिप हो जाए। अब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत को जो राष्ट्रपति पुतिन ने इतने सारे तोहफे दिए हैं, तो उसे देखते हुए अब अपनी तरफ से एक बड़ा तोहफा पुतिन को भारत देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अब बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालकर इस संगठन में एंट्री करा दी है रूस की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अब भारत की वजह से रूस भी इस संगठन में एंट्री कर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर रूस की एंट्री होने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। भारत और रूस दोनों ही यहाँ पर इंडो पैसिफिक इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पर जो चीन अपना अकेले का प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता रहा है वो अब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एक बैलेंस बनने लगा है, एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ चीन। अब खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। भारत और रूस व्लादिवोस्तोक को जोड़ना चाहते हैं, यानी रूस का व्लादिवोस्तोक और भारत का केरल आपस में जुड़ेगा और इसके जुड़ने से इंडो पैसिफिक इलाके का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो रूट बनेगा इसमें रूस अपनी पूरी फ्लीट यहाँ पर तैनात कर सकेगा। ये भारत की तरफ से रूस को सबसे बड़ा तोहफा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत ने रूस को संगठन में शामिल करके ठीक किया या फिर गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।